चल ठीक है। तो अगर पिछला लेक्चर अगर आपको याद हो तो अगर आपके पास एक वेक्टर है ए बार 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप और दूसरा वेक्टर है हमारे पास 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, राइट। और आपको बोला है कि फाइंड करो दैट इज ए बार डॉट बी बार, फाइंड आउट ए बार डॉट बी बार, राइट। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। एक ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं रिवाइज करने के लिए, पिछले लेक्चर से रिवाइज करने के लिए। पिछला लेक्चर में हमने कहां पे खत्म किया था? तुम में से अगर किसी ने पिछला लेक्चर मिस किया तो उसका वीडियो देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपको चाहिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते, चलो याद करो। ए बार डॉट बी बार कैसे निकालते डॉट प्रोडक्ट? सिंपल है, क्या है, आई कैप का कोएफिशिएंट जो है उनको मल्टीप्लाई करो, जे कैप के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, के कैप के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो और बीच में एडिशन का साइन देते जाओ। कैसे होगा? ये 2 और ये 3, तो ये 2 और 3 बीच में प्लस दे दिया। फिर ये कौन है? -3 और ये -3 बीच में प्लस दे दिया। और ये कौन है? 5 और ये 5, ठीक है, क्लियर है। तो ये होगा तुम्हारा 6, ये होगा तुम्हारा 9 और ये होगा तुम्हारा कितना है? 25। तो 26 प्लस 9 कितना हुआ? 15, 15 प्लस आगे कितना हुआ? 25, तो ये कितना हुआ बोलो? 40। तो ए बार डॉट बी बार जो है वो हो गया आपका 40। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या चाहिए? एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, दोनों के बीच का एंगल। तो वो एंगल कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में एंगल निकालने के लिए एक ही तरीका है, जरा याद करो क्या तरीका है वो। ए बार डॉट बी बार कितना होता है बोलो? ए बी कॉस थीटा। ये एक ही फॉर्मूला है जिसमें थीटा भी आता है, बराबर है। तो फिर आपको क्या चाहिए? थीटा चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? उसके लिए फॉर्मूला बनेगा ए बार डॉट बी बार, ये ए और बी इधर जाके डिवाइड कर देंगे दोनों, और सामने कौन आएगा? कॉस थीटा, बराबर है। तो फिर ये निकालने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ए और बी का, वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट चाहिए, जो हमारे पास ऑलरेडी है, बराबर है। अब आपको नीचे कौन चाहिए? ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए और बी का मतलब मैग्नीट्यूड्स होते हैं। तो निकालो मैग्नीट्यूड्स फिर। तो फिर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ बोलो 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। रेगुलर रिवाइज करो तो समझ में आएगा, नहीं तो सब बाउंस हो जाएगा। ये 4, 9, 25, शायद ये 38 होता है, और है ना 38 ही ना। और फिर उसके बाद कितना आएगा? 3 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये आएगा 9, 9, 25। तो ये कितना होगा? 18 प्लस 25 कितना आ रहा है? ये 43, यस 43 आ रहा है। तो ये हुआ ए का मैग्नीट्यूड, ये हुआ बी का मैग्नीट्यूड। दोनों के मैग्नीट्यूड इधर पुटअप कर दो, तो ये आएगा 40, ऊपर कितना आया? 40, नीचे आया √38 इंटू √43, सामने कौन आया? कॉस थीटा। तो ये जो आंसर आया ना, ये कॉस थीटा का आंसर आया है। किसका आंसर आया? कॉस थीटा। हमें जो आंसर चाहिए वो थीटा का चाहिए। थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो उसके लिए ये जो कॉस है उसको उधर भेजना पड़ेगा। तो कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स। तो 40/√38 इंटू √43, तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से आपने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला और दो वेक्टर के बीच का एंगल भी फाइंड आउट किया। इनफैक्ट आपने दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स भी फाइंड आउट कर लिए, राइट। तो अच्छा खासा रिवीजन जो पिछले लेक्चर में हमने हुआ था वो हमने कंप्लीट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग आगे का टॉपिक सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग सीखने वाले बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तुम में से जो लोग पिछले लेक्चर में थे उनको इतना पता है कि दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करते, दो वेक्टर क्वांटिटी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो चांसेस ये है कि आंसर स्केलर भी आ सकता है, चांस ये है कि आंसर वेक्टर भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है वो दो वेक्टर मल्टीप्लाई कौन से हो रहे हैं, बराबर है। तो जैसे मैंने पिछली बार तुम्हें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिया था, आंसर वर्क डन आया था, और वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर है। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, एग्रीड। और मैंने तुम्हें एक और एग्जांपल दिया था फोर्स और पोजीशन वेक्टर का। फोर्स और पोजीशन वेक्टर अगर तुमने रिवाइज किया हुआ है तो आंसर टॉर्क आया था, और टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दो सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। लेट्स से अगर a बार क्रॉस b बार जो है इनको मल्टीप्लाई किया और आंसर स्केलर आया, बराबर है, सॉरी a बार और b बार को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, स्केलर, स्केलर आया मान लो, तो बीच में हम लोग डॉट देते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अभी a बार और b बार का ही मल्टीप्लीकेशन वेक्टर आ जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। ऑलरेडी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, स्केलर, तो अब उनका मल्टीप्लीकेशन वेक्टर कैसे हो सकता है? मतलब ये तो ऐसा हुआ ना, मैं अगर तुमसे पूछूं कि मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी क्या है तो तुम बोलोगे मोमेंटम है सर, है ना। बट मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मैं कल अगर एक्सेलरेशन बोलूं तो कैसे चलेगा, वो तो गलत रहेगा ना। या फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई किया तो फोर्स ही आएगा ना, मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी कैसे आएगा? तो फिर मेरा पॉइंट यही है कि दो क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन अगर स्केलर है तो उन्हीं दोनों का वेक्टर नहीं हो सकता, कोई दो और वेक्टर रहेंगे उनका मल्टीप्लीकेशन वेक्टर हो सकता है। तो मेरा पॉइंट इतना सा है कि सपोज मेरे पास दो वेक्टर है, रैंडमली कोई दो वेक्टर है, उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ सकता है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। और अगेन कोई दो और वेक्टर है, कुछ दूसरे दो, उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज पॉसिबल दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ सम टू वेक्टर्स, वी डोंट नो विच टू वेक्टर्स, वो तो स्पेसिफिक आंसर में जाना पड़ेगा, तो कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल में जाना पड़ेगा। तो कोई तो दो वेक्टर है हमारे पास, उनको हमने मल्टीप्लाई किया तो वी कैन गेट आंसर स्केलर एंड समटाइम्स वी कैन गेट आंसर वेक्टर, समझ में आ रहा है क्या? बट वो दो क्वांटिटी जो आंसर स्केलर देती है वो अलग रहेगी, और जो दो क्वांटिटी आंसर वेक्टर देती है वो भी अलग रहेगी। सेम दो क्वांटिटी वेक्टर या स्केलर नहीं दे सकती, अगर दो क्वांटिटी स्केलर दे रही है तो वही दो क्वांटिटीज वेक्टर नहीं दे सकती, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, ठीक। चलो एनीवेज, बट हमें इतना पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आया, वेक्टर ही आया, राइट, तो उसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं इधर लिख रहा हूं, व्हेन multiplication of two vectors, multiplication of two vectors is also a vector quantity। दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया और आंसर भी क्या आया, वेक्टर आया, such multiplication is called, such multiplication is वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। ऐसे मल्टीप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लीकेशन और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज इधर ध्यान दो, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है p बार, दूसरा वेक्टर है q बार, राइट, और सपोज इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वेक्टर आ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर वेक्टर आ रहा है तो आप मल्टीप्लीकेशन का सिंबल क्रॉस लोगे, क्या लोगे, क्रॉस, क्योंकि उसको देख के पता चलेगा कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर कौन सी क्वांटिटी रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी रहेगी। और फिर वो आंसर कुछ भी आए, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर मान लो मैंने सी बार लिया, क्या लिया, सी बार या आर बार, चलो ठीक है आर बार लिया, बराबर है। बट अगर दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर ही रहेगा तो बीच में क्या देंगे, क्रॉस। और आपको ये पता है कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर स्केलर आ रहा है, क्या रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या लेंगे, डॉट लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये भी उधर नोटिस कर लो, मतलब वहां पे नोट डाउन कर लो, वहां पे क्या लिखेंगे, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज क्रॉस, ठीक है। तो अगर आंसर वेक्टर है तो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो किससे देंगे हम लोग, क्रॉस से देंगे, राइट। तो एक चीज याद रखना, अगर मैं दो वेक्टर के बीच में डॉट दे दूं तो समझ जाना आंसर एक स्केलर आने वाला है। स्केलर मतलब एक नंबर, क्या आने वाला है, नंबर। और अगर दो वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया और आंसर अगर मतलब मैंने बीच में अगर क्रॉस लिया है तो आंसर एक क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा, राइट। तो ये डॉट और क्रॉस के ऊपर नजर रखना आप लोग, ठीक है। यहां तक कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आना, स्केलर आना, और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर वेक्टर आना। और ये हमारा चॉइस नहीं है कि आंसर वेक्टर आना चाहिए कि
स्केलर आना चाहिए। वो तो डिपेंड करता है ना कौन सी दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है और उन दोनों क्वांटिटी का आंसर क्या आएगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते तो हम थोड़ी डिसाइड करते हैं कि मोमेंटम आएगा, वेलोसिटी आएगा, ये तो फिक्स है ना कि क्या आने वाला है, फोर्स ही आने वाला है, राइट। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर ही आएगा या स्केलर आएगा, ये हम डिसाइड नहीं करते, वो उनके प्रोडक्ट को देख के डिसाइड किया जाता है, ठीक है। चलो ये एनीवेज, अब ये क्लियर है आपको, ये जनरल पार्ट के क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और तुम्हें वेक्टर प्रोडक्ट का डेफिनेशन सिखा रहा हूं, राइट। सो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, आपके कॉलेज के एग्जाम के लिए ये एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट या डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान देते रहना पे, पहले मैं तुम्हें समझाता हूं फिर डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग मेरे साथ डेफिनेशन लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर प्रोडक्ट of two vectors is a third vector, yeah, is a new vector. Such that the direction of the new vector is perpendicular to plane of these two vectors and its direction is given by right hand screw rule. राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल भी है, थंब रूल भी देता है। तो मुझे पता है तुम्हें ये तुरंत नहीं समझाएगा, वो तो मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। और तुम्हें इसको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, वो भी तुम लोग समझ जाओगे कि ये किसको कैसे लिखेंगे। इस डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर is product of magnitudes of two vectors and smaller sine angle theta between two vectors. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज अ न्यू वेक्टर, मतलब दो वेक्टर को अगर हमने दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लिया तो हमें एक नया वेक्टर मिलने वाला है। सच दैट द न्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर के प्लेन को वो परपेंडिकुलर होता है और इस डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। मुझे पता है ये तुम्हें दिमाग में नहीं गया होगा, तुम लोग सब लोग इधर आन दोगे, ठीक है, और दिमाग लगाओगे, मैं जो बोल रहा हूं इधर समझोगे। देखो इधर आन दो सब लोग। सपोज मान लो ये मेरे पास एक प्लेन है और इस प्लेन में दो वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। ये है वेक्टर, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए बार एंड दिस इज वेक्टर बी बार, ठीक है। और ये जो व्हाइट कलर का मैंने ड्रॉ किया है वो दोनों वेक्टर का क्या है, प्लेन है, ओके। इस प्लेन में वो दोनों वेक्टर है और ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है, लेट्स कॉल दिस एंगल टू बी थीटा। दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यहां तक क्लियर है? अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। हमें इन दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन चाहिए, इस वेक्टर ए बार और बी बार का क्या चाहिए, मल्टीप्लीकेशन चाहिए। और ये मल्टीप्लीकेशन का साइन हम लोग क्या ले रहे हैं, क्रॉस, बिकॉज इनका मल्टीप्लीकेशन एक नया वेक्टर होने वाला है, राइट। तो हमें पता है हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीख रहे हैं या वेक्टर प्रोडक्ट सीख रहे हैं, हमें इतना भी पता है कि इन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया क्या आएगा, वेक्टर ही आएगा। तो वो नए वेक्टर का नाम कुछ तो होगा, तो मैं उसका नाम ले रहा हूं सी बार। क्या ले रहा हूं, सी, हाइपोथेटिकल नेम, कि ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आया,
सी बार, क्योंकि इतना तो पक्का है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है, वेक्टर ही आने वाला है। अगर ये दो वेक्टर का नाम हमें पता है तो हमें इसका भी नाम पता चल जाएगा। अगर तुम में से किसी को मैंने ये बोला कि ये फोर्स वेक्टर है और ये पोजीशन वेक्टर है, तो फिर आपको पता है ये टॉर्क रहेगा। क्लियर है क्या? तो अगर मैं आपको इन दोनों के स्पेसिफिक नाम बताऊं तो आपको ये भी पता चलेगा, बट फिलहाल हम लोग हाइपोथेटिकल जनरल बात कर रहे हैं। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन एक नया क्या होगा, वेक्टर। अब अगर ये एक वेक्टर है तो इस वेक्टर का, अब अगर मुझे इनका मल्टीप्लीकेशन समझना है तो मुझे इसको समझना पड़ेगा, बिकॉज इनका मल्टीप्लीकेशन ये है, ठीक है। तो अब मुझे इसको समझना पड़ेगा। तो वेक्टर को समझने के लिए है क्या, वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मुझे इसका क्या समझना पड़ेगा, बोलो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैं अपने डायलॉग दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मुझे वेक्टर, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट समझना है। हमें इतना पता है कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आने वाला है, वेक्टर आने वाला है, क्योंकि स्केलर वाला सिचुएशन हम लोग पढ़ चुके हैं। बच्चा कौन सा सिचुएशन, वेक्टर वाला, तो वही समझ लेते कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर ही आने वाला है। अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन समझना है तो मुझे इसको समझना पड़ेगा। और वेक्टर को कैसे समझते हैं, तो वेक्टर के पास समझने के लिए दो ही चीजें, एक है मैग्नीट्यूड और एक, तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड समझना पड़ेगा और इसका, तो पहले मैं समझा रहा हूं इसका डायरेक्शन, ठीक, याद रखना। इसका जो डायरेक्शन होता है वो इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। ये जो वेक्टर सी बार है, इसका डायरेक्शन मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इन दोनों के प्लेन को कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों कौन सी प्लेन में है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। कौन सी प्लेन में, तो फिर जो सी बार आने वाला है वो किस प्लेन में आने वाला है, इस प्लेन में आने वाला है। मतलब सी बार एक तो ऐसा रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा या नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ रहेगा तब भी परपेंडिकुलर रहेगा और नीचे की तरफ रहेगा तब भी परपेंडिकुलर रहेगा, राइट। बट ऐसा नहीं होता है ना यार, वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, फिक्स डायरेक्शन होती है। दो पॉसिबल डायरेक्शन कैसे हो सकती है, वेक्टर है तो उसके पास डायरेक्शन कितनी रहेगी, एक रहेगी ना। तो हमें अभी डिसाइड करना पड़ेगा कि ऊपर वाला कि नीचे वाला। इसलिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल, या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। अब तुम बोलोगे ये दोनों रूल कैसे अप्लाई होते हैं, बड़ा सिंपल है। हमें इतना पता है कि जो वेक्टर है वो इन दोनों की प्लेन को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। तो ले लो वो वेक्टर इन दोनों की प्लेन को परपेंडिकुलर। क्लियर है क्या? और अभी हमें समझना है कि वो ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। तो वो मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे देखते। पहले मैं तुम्हें समझाता हूं स्क्रू रूल। स्क्रू रूल से कैसे देखते, तो सिंपल है काफी। उस वेक्टर को पकड़ो, पकड़ लिया। अब मुझे बताओ वो प्रोडक्ट तुम लोग जो ले रहे हो वो ए बार से बी बार ले, मतलब ए बार क्रॉस बी बार ले रहे हो कि बी बार क्रॉस ए बार ले रहे हो, मैटर करता है, ए बार क्रॉस। तो अब ए टू बी है ना ये, तो आपको क्या करना है, स्क्रू यहां रखना है, इसको परपेंडिकुलर रखना है और आपको इस स्क्रू को ए से बी घुमाना है, ए से, अब ए से बी घुमाना है मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो घुमा दो ए से बी। तो ए से बी अगर मैं इस स्क्रू को घुमाऊं तो स्क्रू किस तरफ जा रहा है, बोलो, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, हाँ ऊपर। तुम्हें दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, वापस से एक और बार करते, बोलो क्या प्रोडक्ट किसका, ए और ए बार क्रॉस बी बार है, तो कहां से कहां तक घुमाएंगे, ए से बी तक, घुमा दो ए से बी तक। ए से बी तक घुमाएंगे तो स्क्रू कहां जा रहा है, ऊपर। तो इसका मतलब जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है वो किधर आने वाला है, ऊपर आने वाला है। इस तरीके से लगता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है क्या, या उसकी डायरेक्शन स्क्रू रूल लगता है। अब एक और रूल बता रहा हूं, वो है राइट हैंड थंब रूल। वो ज्यादा इजी है लगाने के लिए, बड़ा सिंपल है। फिंगर्स को कर्ल्ड करो, थंब को स्ट्रेच करो। नहीं वैसा नहीं, वो तो फ्लेमिंग्स वाला है। फिंगर्स को कर्ल्ड करो और थंब को क्या करो, स्ट्रेच करो। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। फिंगर्स कर्ल्ड, थंब को स्ट्रेच कर लिया। अब ये फिंगर्स को उस वेक्टर की डायरेक्शन में लगाना है जहां से लेके जहां तक का प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट हमें कहां से लेके कहां तक का लेना है, ए से बी तक। तो लगा दो फिंगर्स को ए से बी, लगा दिया। तो थंब कहां आ रहा है, ऊपर। तो फिर इसका इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहां रहेगा, ऊपर। तो फिर ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, है ना। उसको हमने प्यार से नाम क्या रखा है, बोलो सी बार। क्लियर है। तो तुम में से कोई बोलेगा सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग प्रोडक्ट बी बार क्रॉस ए बार लेते तो क्या ये नीचे आता, तो आंसर इज यस, ये नीचे आता। कैसे, तुम चाहिए तो देख लो एक बार। चलो सब लोग इधर आने दो। सपोज एक और प्लेन लिया, राइट। इस बार इस प्लेन में मैंने क्या किया, इधर आने दो सब लोग। वंस अगेन ये मेरा बी बार है, वंस अगेन ये मेरा ए बार है, बिल्कुल सिमिलर, सब कुछ सेम। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। और इस बार मैं प्रोडक्ट जो ले रहा हूं वो क्या ले रहा हूं, बोलो बी बार क्रॉस ए बार, बी बार क्रॉस ए बार। तो अब मुझे बताओ, इतना तो पक्का है
कि दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों की प्लेन को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर एक तो ऊपर होता है या, तो कैसे डिसाइड करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल, सॉरी यहाँ ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। तो स्क्रू रूल से डिसाइड करना है तो लगा दो इधर स्क्रू, और अभी कहां से कहां तक घुमाएंगे, बी से ए, तो बी पीछे ए आगे है, तो बी से ए तक घुमाना है तो अभी ऐसा घुमाना पड़ेगा इस तरफ, तो स्क्रू कहां जाएगा बोलो, नीचे। इसका मतलब डायरेक्शन कहां है, नीचे, तो नीचे वाला परपेंडिकुलर, बराबर है। और अगर आपको स्क्रू रूल बोरिंग लगता है तो फिर राइट हैंड थंब रूल लगा दो। फिंगर्स जो है आपको कहां से कहां तक लगानी है, अभी बी टू ए, हैंड मत चेंज करना, रूल फिक्स है राइट हैंड, नहीं तो हैंड चेंज कर दोगे। तो बोलो कहां से कहां तक, बोलो बी से ए, तो बी पीछे ए सामने, तो फिंगर्स बी टू ए, तो थंब कहां आ रहा है, नीचे। सो इस तरीके से तुम्हारा जो इन दोनों का प्रोडक्ट है बी बार क्रॉस ए बार, वो कहां आएगा बोलो, नीचे की तरफ आएगा। अरे हाँ या ना। तो वंस अगेन अब मुझे बताओ, दोबारा सोच के बताओ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ इज अ न्यू वेक्टर, इज अ, क्योंकि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे तो एक नया वेक्टर ही आने वाला है, क्लियर। अब जो नया वेक्टर रहेगा उसके पास क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड, तो एक एक करके डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या डिस्कस करी, डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ दिस न्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर। ये दोनों प्लेन के वो प्लेन को वो कैसा रहता है, परपेंडिकुलर। बट परपेंडिकुलर में भी दो ऑप्शन है, ऊपर वाला की, वो कौन डिसाइड करेगा, राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल, दोनों में से कोई एक यूज कर लो, समझा। तो इससे डायरेक्शन कंप्लीट हो गई। चलो डायरेक्शन हो गई कंप्लीट। अभी डायरेक्शन जैसे इसके ऊपर की तरफ आई, अच्छा, और इसकी डायरेक्शन कहां आई, नीचे की तरफ आई। यहां तक क्लियर है क्या, ओके। बट एक बात बताओ, डायरेक्शन ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऊपर नीचे ऐसे नहीं बोलते ना। डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या यूज करते हैं, तो अभी आपको ऊपर की तरफ क्या लेना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर। तो कोई एक यूनिट वेक्टर अपने मन से ले लो, तो मैंने ऊपर की तरफ एन कैप लिया, क्या लिया। तो अब बताओ मुझे, मैं क्या बोलूंगा कि डायरेक्शन ऑफ सी बार क्या है, तो मैं ऐसे बोलूंगा, नहीं पहले सीख लो कैसे बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे सी बार जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार है, एंड गिवन बाय डायरेक्शन ऑफ सी बार। मैं दोबारा बोलता हूं और प्रॉपर पूरा स्टेटमेंट बोलता हूं, डायरेक्शन ऑफ सी बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार एंड गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। ये हुआ पहला तरीका डायरेक्शन बताने का। और डायरेक्शन बताने का दूसरा और सबसे इजीएस्ट तरीका कि क्या है बोलो, डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज सिमिलर एज दैट ऑफ एन कैप। क्या, एन कैप, कि ए बार क्रॉस बी बार की डायरेक्शन एन कैप जैसी है, तो एन कैप जैसी बोलना वो ज्यादा बेटर है रादर देन इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देना, समझे कि नहीं। इसलिए अभी मैं दूसरी बार बोलूंगा कि डायरेक्शन दिखाने के लिए क्या यूज करेंगे बोलो हम लोग, एन कैप, राइट। तो अब मैं इतना ही बोलूंगा कि ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन क्या है, आप बोलोगे सर एन कैप की डायरेक्शन में। और एन कैप क्या है आपको पता है, एक यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में, राइट। तो जो डायरेक्शन एन कैप की है वही डायरेक्शन किसकी है, सी बार की, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। यहां तक समझा। तो अभी क्या डिस्कस हो चुका है, सी बार का क्या डिस्कस हुआ है बोलो, डायरेक्शन। क्या डिस्कस करना बाकी है, ये मैं तुम्हें डायरेक्टली बता रहा हूं, वो तुमको याद रखना पड़ेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए मतलब ए बार का मैग्नीट्यूड, बी मतलब बी बार का मैग्नीट्यूड, और थीटा मतलब दोनों के बीच का स्मॉलर एंगल। डोंट से एंगल ओनली, से स्मॉलर एंगल, क्योंकि दो वेक्टर के बीच में दो एंगल होते हैं, एक बिगर एंगल और एक, क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है, उसमें से अगर ये 30 डिग्री है तो बचा हुआ कितना रहेगा बोलो, 330 रहेगा। कितना रहेगा, अगर ये 30 तो बचा हुआ कितना, 330। यहां तक समझ में आया कि नहीं। तो वैसे मैंने यहाँ पे स्मॉलर एंगल लिया कि बिगर एंगल लिया है, तो ये स्मॉलर एंगल है, तो साइन के साथ स्मॉलर एंगल है, राइट। तो ये हुआ आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस, और डायरेक्शन आपको पता है कौन है बोलो, एन कैप, तो इधर लिख दिया एन कैप। तो हो गया है वेक्टर कंप्लीट। तो वापस इसको जरा फॉलो करो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ is a new vector, is a agreed। अच्छा, न्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर। न्यू वेक्टर जो है वो दो प्लेन को कैसा है, एंड इस डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड, ठीक है। डायरेक्शन डिस्कस हो गई। अब आगे बोलो,
एंड द मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ये है ना, अब इसको कैसे लिखेंगे, मतलब बोलेंगे कैसे, लिखा तो है आपने, बोलेंगे कैसे, तो अब मुझे बताओ ए बी और साइन थीटा ये सब मल्टीप्लीकेशन में, ए बी साइन थीटा सब क्या है, तो मल्टीप्लीकेशन में तो हम लोग बोलते कैसे, प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट किस किस का, तो सबसे पहले मुझे ये दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ, तो बोलूंगा कैसे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, एंड और कौन है, साइन एंगल, स्मॉलर साइन एंगल थीटा, या फिर साइन ऑफ स्मॉलर एंगल, साइन ऑफ थीटा, हो गया, राइट। तो अभी पूरा रीड करो, बोलो एक साथ रीड करो, ये पूरा का पूरा एक साथ रीड करो, राइट। अच्छा, तुमको अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे फॉलो करो, एक बार मुझे सुन लो और उसके बाद फिर तुम लोग बोलोगे, ठीक है। सी वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, टीचर्स बोल सकते हैं कॉलेज में क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। तो देखा है आइदर से वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, बोथ आर सेम थिंग। तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ थर्ड वेक्टर और अ न्यू वेक्टर, थर्ड वेक्टर बोलो, न्यू वेक्टर बोलो, जो भी, ठीक है, न्यू वेक्टर, क्लियर, ओके। एंड द डायरेक्शन ऑफ the new vector is perpendicular to the plane of two vector and its direction is given by right hand screw rule or right hand thumb rule, okay। and अभी क्या बचा, magnitude, and the magnitude of cross product is, this is the magnitude, right, magnitude is what, प्रोडक्ट ऑफ, ये सब मल्टीप्लीकेशन में, बोलो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, एंड साइन ऑफ स्मॉलर एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स, साइन ऑफ बिटवीन टू वेक्टर्स। तो लेट्स से हमने इसको छोड़ दो 2 मिनट के लिए, अभी हमारे सामने कुछ नहीं है, तो अब मेरे पास दो वेक्टर है, लेट्स से पी बार और क्यू बार। अब सोच के बताओ, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो मुझे क्या आने वाला है, एक नया वेक्टर, ठीक है। तो उस नए वेक्टर का नाम मैंने आर बार रखा, ठीक है। तो अब बताओ, सोच के बताओ, बोलो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इज अ, ओके, एंड दिस न्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू द, इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, बट परपेंडिकुलर ऊपर वाला या डिसाइड करना पड़ेगा, एंड गिवन बाय राइट एंड थंब रूल और स्क्रू रूल, कोई एक बोलो, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट इज, ये जो प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा, बोलो वो क्या रहेगा, पहले वो बोलो क्या, मतलब ऐसा फॉर्मूला में बोलो क्या रहेगा, पी क्यू साइन थीटा। अब इसको रीड करो, एंड इस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, बोलो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड स्मॉलर साइन एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स, या फिर साइन एंगल थीटा, स्मॉलर साइन एंगल थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स, बस हो गया, इतना सिंपल है, क्लियर है कि नहीं। बट अभी अगर रट्टा मारोगे ना आप तो फिर तो नहीं आएगा, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर होता है, नया वेक्टर इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, दिमाग में ये रखने का, राइट। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर होता है, नया वेक्टर इन दोनों के प्लेन को परपेंडिकुलर होता है, और नए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, वो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ और स्मॉलर साइन एंगल थीटा के साथ का प्रोडक्ट होता है, क्लियर है। तो चलो आप लोग ये नोट डाउन कर लो, ये वाला पार्ट नोट डाउन कर लो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो। अच्छा, यहां से एक बात बताओ, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस और बी बार क्रॉस ए बार सेम है कि अलग अलग है, सोच के बताओ तुम लोग, बस मुझे देख के डायरेक्टली बोल रहे हो, ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार, इनका आंसर सेम है, इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा, क्यों पता है क्या, क्योंकि अगर देखो, अगर मैं ये बोलूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, बराबर है, पहली चीज इधर ध्यान दो यार, दो बाद में लिखो क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। अगर ये बोलूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट सेम है, सेम मतलब सेम वेक्टर, बट दो वेक्टर सेम होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और
बट मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि ए बार क्रॉस बी बार कहाँ है, ऊपर है, और बी बार क्रॉस ए बार कहाँ है, नीचे। तो इनकी डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। अगर मैं इसको इधर आन दो सब तुम लोग, ए बार क्रॉस बी बार को अगर आपने सी बार लिया है तो बी बार क्रॉस ए बार को मुझे लेना पड़ेगा माइनस सी बार, लेना पड़ेगा। बताओ क्यों? क्योंकि अगर सी बार ऊपर है तो माइनस सी बार कहाँ रहेगा, नीचे। समझता है ना तुमको ये? क्योंकि अगर देखो ये अगर वेक्टर ए बार है, ये वेक्टर क्या है, तो मैं बोलूंगा ये कौन सा वेक्टर है, तो आप बोलोगे ये माइनस ए बार है, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है और मैग्नीट्यूड बिल्कुल क्या है, सेम। तो जो दो वेक्टर सेम टाइप के होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है। ऐसे वेक्टर को हम लोग नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं एक दूसरे के। तो अगर ये ए बार है तो ये क्या रहेगा, माइनस ए बार। और अगर ये सी बार है, ए बार क्रॉस बी बार का प्रोडक्ट अगर सी बार है तो बी बार क्रॉस ए बार का प्रोडक्ट क्या रहेगा, माइनस सी बार। तो नोट डाउन कर लो। क्या लिख लिया? इधर आन दो ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड में ए बी साइन थीटा आता है। मैग्नीट्यूड में क्या आता है, ए बी साइन थीटा। और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था, ए बी कॉस थीटा। फर्क समझो। डॉट प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड में ए बी कॉस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड में साइन थीटा आता है, राइट। डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में एक और डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक बात बताओ, अगर तुमने देखा होगा तो मुझे ए बार को डॉट बी बार को ऐसे लिखते हुए देखा होगा, ए बी कॉस थीटा, जैसे ऐसे। और अब अगर तुमने मुझे लिखते हुए देखा होगा तो मैं ऐसे लिखता हूं, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ऐसे लिखता हूं। तुम्हें फर्क क्या लग रहा है दोनों में? मुझे मत देखो, इधर देख के पता चलेगा यार, मुझे देख के डिसाइड कर रहे। हाँ, अगर तुमने देखा होगा तो इधर सामने मैंने खाली मैग्नीट्यूड लिखा है, यूनिट वेक्टर लिखा है क्या? यूनिट वेक्टर नहीं लिखा है। यूनिट वेक्टर नहीं लिखा है मतलब डायरेक्शन नहीं है। और वो सही है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? और स्केलर क्वांटिटी के पास खाली वैल्यू होता है, डायरेक्शन होता है। इसलिए इनका जब मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया तो खाली वैल्यू आया, यूनिट वेक्टर नहीं आया, क्योंकि वो एक खाली स्केलर क्वांटिटी है, खाली वैल्यू है, डायरेक्शन। बट अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, क्या लेंगे, तो फिर मैग्नीट्यूड भी आएगा। और बिकॉज आपको पता है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर ही होता है और उस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट लिखते टाइम मैग्नीट्यूड भी लिखते हैं और डायरेक्शन भी लिखते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिकली मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फिर आपको ऐसा लिखना चाहिए था, ए बार क्रॉस बी बार का ओनली मैग्नीट्यूड। तो ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब कितना आया बोलो, ए बी साइन थीटा। तो फिर आपको एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं लिखोगे, क्रॉस प्रोडक्ट लिखोगे, तो आपको मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा और डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? एक, और वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। दिमाग में नहीं गया अभी भी? हाँ, डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान दो, क्वेश्चन करवाता हूं मैं इसके और तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, बट तेरे माइंड में और क्या आ रहा है कि और क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो आई जे के कब लिखते हैं, जब डायरेक्शन, आई कैप कब लिखते हैं, जब डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे कैप कब लिखते हैं, जब डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और के कैप कब लिखते हैं, जब डायरेक्शन, करेक्ट। अब दो वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो मल्टीप्लाई होके एक नया वेक्टर आने वाला है, तो गारंटी क्या है कि वो नया वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही रहेगा? नहीं समझा? वो तो लेट्स से मान ले, एज्यूम कर, एक वेक्टर ये सपोज एक्स एक्सिस है, ठीक है। तुम लोग भी समझो ये क्या मैं बोल रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है, राइट। अब दो वेक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया और उसके मल्टीप्लीकेशन का आंसर एक नया जो वेक्टर आया, वो वेक्टर अगर इस एक्सिस के अलॉन्ग है, ऐसे है, तो ही मैं उसकी डायरेक्शन को आई कैप बोल सकता हूं। नया वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में तो ही जे कैप बोल सकता हूं, नया वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में तो ही के कैप बोल सकता हूं। बट अगर वो जो नया वेक्टर है वो अगर इस डायरेक्शन में रहेगा तो, राइट, तो फिर तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ढूंढना पड़ेगा, मतलब ऐसा यूनिट वेक्टर जो इस डायरेक्शन में हो, राइट। आई कैप, जे कैप और के कैप ये यूनिट वेक्टर फिक्स होते हैं। आई कैप एक्स के अलॉन्ग ही होता है
जे कैप वाई के अलोंग ही होता है और के कैप जेड के अलोंग ही होता है। तो ये अगर कोई वेक्टर इनके अलोंग आया तो ही वो नाम यूज कर सकती है, बट अगर उनके अलोंग नहीं आया तो तुम्हें उसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो ढूंढना पड़ता है। क्लियर है क्या? अभी भी दिमाग में नहीं गया? राइट, कि अगर इन डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का आंसर आता, मल्टीप्लीकेशन अगर इनके अलोंग रहता तो ही क्या यूज करते, आई कैप और के कैप, और दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके एक नया वेक्टर आएगा, वो गारंटी नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में आएगा। राइट, इसलिए हम लोग एक पर्टिकुलर फिक्स नोटेशन यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं जनरल नोटेशन यूज कर रहा हूं, क्या, एन कैप। ठीक, ओके। और कुछ डाउट कि समझा ही नहीं डाउट पूछने के लिए? पहला प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये प्रॉपर्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, पहला, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अच्छा, कम्यूटेटिव का मतलब क्या है भाई? कम्यूटेटिव का मतलब है अगर ऑर्डर चेंज भी किया तो भी आंसर क्या आता है, सेम। बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता। सोच के बताओ, ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार, ये दोनों सेम आए थे क्या? नहीं। अरे इधर ध्यान दो यार, एक दो ही लोग आंसर दे रहे। ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार, ये सेम वेक्टर आए थे कि अलग अलग वेक्टर थे? क्या अलग अलग था इनका? हाँ, डायरेक्शन अलग अलग था। राइट, तो ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार एज देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। उनकी डायरेक्शन कैसी है बोलो? ऑपोजिट है। और वेक्टर इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। राइट, अच्छा एक मिनट के लिए ध्यान दो इधर। अगर मैं तुमको बोलूं कि ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपको पता है मैग्नीट्यूड कितना है? पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का, और दोनों के बीच का एंगल साइन थीटा। तो वैसे अगर मैं तुम्हें बी बार क्रॉस ए बार का मैग्नीट्यूड पूछूं, किसका? बी बार क्रॉस ए बार का, तो आप बोलोगे पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का, और उनके बीच का स्मॉलर साइन एंगल थीटा। अब वो दोनों वेक्टर सेम ही है, दो वेक्टर क्या है? सेम ही है, इसलिए एंगल सेम रहेगा। उनके बीच का एंगल क्या रहेगा? अरे दिमाग में जाओ यार, ये ए बार है और ये बी बार है, तो मैं ए बार क्रॉस बी बार लू या बी बार क्रॉस ए बार लू, एंगल क्या रहने वाला है? सेम। बराबर है, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेंगे, मैग्नीट्यूड भी क्या रहेंगे? सेम। तो जो ए बार का मैग्नीट्यूड ए है, बी बार का मैग्नीट्यूड बी है, तो वही ए और बी रहेंगे। तो एक बात बताओ, ए इंटू बी और बी इंटू ए क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। बराबर है। तुम बोलोगे सर आपने इधर तो ऐसा नहीं लिखा, अरे वो वेक्टर फॉर्म में, ये तो खाली नंबर है ना, ए और बी खाली क्या है? नंबर है। मैग्नीट्यूड में तो वो नंबर होते हैं। तो ये 3 इंटू 4 है, तो ये क्या है? 4 इंटू 3, तो ये आएगा 12 साइन थीटा और ये भी आएगा 12 साइन थीटा। मेरा पॉइंट इतना सही है कि ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड और बी बार क्रॉस ए बार का मैग्नीट्यूड सेम है उनका। मैग्नीट्यूड क्या है? क्या सेम नहीं है? डायरेक्शन सेम नहीं, इसलिए वो इक्वल नहीं हुए। क्योंकि दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, और तो मैग्नीट्यूड तो सेम आ ही रहे हैं। ये देखो ना, मैंने प्रूफ करके दिखाया कि मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। बट आपको पता है क्या सेम नहीं है? डायरेक्शन। एक का डायरेक्शन का है ऊपर है और एक का है नीचे, इसलिए मैं उसको इक्वल नहीं बोल सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? नहीं है बोलो, कम्यूटेटिव नहीं है। तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स। तो आप क्या बोलोगे? क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट, या फिर आपको बोलेंगे करेक्ट चूज या सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, और 4 ऑप्शन देंगे। राइट, एक में ये रहेगा कि ये दोनों इक्वल है, एक में रहेगा तो ये दोनों इक्वल नहीं है, और 2 ऑप्शन और कुछ बकवास रहेंगे। तो हम लोग ये वाला सिलेक्ट करेंगे। राइट, कि ए बार क्रॉस बी बार इज नॉट इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। और रीजन क्या है? रीजन ये है कि मैग्नीट्यूड क्या है? बट डायरेक्शन, तो मैं इधर लिख रहा हूं एज देयर डायरेक्शंस आर ऑपोजिट बट मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। अच्छा, बहुत कुछ हुआ तो तुम ऐसा लिख सकते हो क्या? इधर देखो, ऐसे लिख सकते हो क्या? देयरफॉर ए बार क्रॉस बी बार is equal to minus b bar cross a bar. Can you write this? Can you write this? तुम बोले हाँ, तुमको जो बोलना है बोलो। ऐसा है क्या? अरे भाई, ए बार क्रॉस बी बार कहां आता है? ऊपर। तो बी बार क्रॉस ए बार कहां आता है? नीचे। दोनों का वैल्यू सेम है,
तो इक्वल का मतलब क्या? सेम, वैल्यू सेम। और माइनस का मतलब क्या? ऑपोजिट, डायरेक्शन ऑपोजिट। तुम्हें याद है ना माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट, और इक्वल का मतलब वैल्यू एक सेम। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखा है कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल है बट डायरेक्शंस ऑपोजिट है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट है, ये माइनस से दिख रहा है, और वैल्यू सेम है, वो इक्वल टू के साइन से दिख रहा है। क्लियर है? तो ये भी आप इसको भी अंडरस्टैंड कर लेना। बोल बोल बोल, सोच के बोला, मतलब बोल, मुझे कोई दिक्कत नहीं, खाली सोच के बोल। तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो सकती है? हाँ, अभी अभी प्रूफ करके दी हुई है। प्रूफ से ही बोल रहा हूं मैं, मतलब उल्टा, मतलब मैं तो उल्टा मेथड करता हूं कि भाई पहले तेरे को प्रूफ दे दिया है और वहां से मैं बोल रहा हूं, पहले बोला और बाद में प्रूफ दिया, ऐसा नहीं। देख तेरे सामने है ना, यहाँ पे है ना, बी बार क्रॉस ए बार कहाँ आया? नीचे, हमने रूल लगाया था। और ए बार क्रॉस बी बार कहाँ आया? ऊपर। सो प्रूफ इज इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। चलो, इसमें डाउट? और तेरे को डाउट नहीं? हो गया ये? चलो, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का मतलब समझता है क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। क्या आप इसमें ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो? तो इधर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, ए बार क्रॉस अंदर है बी बार प्लस सी बार। सोचो इधर, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, क्रॉस मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो ए बार मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? बी और सी के एडिशन से। तो अब मुझे बताओ, आपको पता है 8th स्टैंडर्ड में हमने सीखा है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई होंगे, बराबर? तो क्या होगा बोलो? ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। राइट? सुन लेना, खत्म नहीं हुआ है अभी तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दो, अगले केस में मैंने बी बार प्लस सी बार को लेफ्ट में ले लिया है और ए बार को क्या लिया है? राइट में लिया है, बराबर है? हमें पता है ये आंसर सेम नहीं आना चाहिए, बताओ क्यों? अरे अगर आंसर सेम ना आया तो क्रॉस प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव हो जाएगा ना। आपने अभी अभी देखा है ना कि ऑर्डर चेंज किया तो क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होता है? चेंज होता है। तो आंसर सेम आना नहीं चाहिए, राइट? तो इधर ध्यान दो भाई। सो अब मुझे बताओ, बी बार प्लस सी बार को कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? ए बार। तो अभी चेंज देखो क्या है? चेंज ये है कि ए बार इस ब्रैकेट को कहां से मल्टीप्लाई हो रहा है? राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से? राइट साइड से। तो फिर जब ए बार मल्टीप्लाई होगा दोनों को, तो वो राइट में रहेगा। मतलब ऐसा रहेगा, देखो, बी बार क्रॉस ए बार प्लस प्लस सी बार क्रॉस ए बार। तुम बोलोगे आप बताना क्या चाहते थे? बताना मैं ये चाहता था कि अगर ये ए बार लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो लिखा भी लेफ्ट में ही जाएगा, और ए बार अगर राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिखा भी राइट में ही जाएगा। तो आप देखो, ए बार बी और सी के राइट में लिखा है मैंने, और इधर ए बार बी और सी के लेफ्ट में ही लिखा हुआ है। तो जो तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट है ना, वो ऑर्डर सेंसिटिव होता है, ऑर्डर सेंसिटिव। तो लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट में रखो, और राइट से मल्टीप्लाई किया तो राइट में रखो, क्योंकि वो कम्यूटेटिव नहीं है ना, जहां से मल्टीप्लाई हो रहा है वहीं से रख देना। इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कर लो नोट डाउन। अरे हुआ कि नहीं हुआ? सो क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा क्रॉस लिखा है यार मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तुमने भी क्रॉस ही लिखा है क्या? यहां तक समझा कि नहीं? तीसरा वाला प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, ध्यान देना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज अ जीरो वेक्टर, इज अ जीरो वेक्टर। क्या लिखा है मैंने? देखो, अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया किसका? दो पैरेलल वेक्टर का, तो वो क्या आने वाला है बोलो? अरे जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है।
जिसकी वैल्यू कितनी होती है? इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि दो पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो आंसर 0 आने वाला है। ठीक है, अब क्यों ऐसे, ये भी तो डिस्कस करना पड़ेगा। तो इधर आन दो सब लोग। तो दो वेक्टर पैरेलल एक दूसरे को, मान लो ये पहला वेक्टर है ए बार और ये दूसरा वेक्टर है बी बार, और मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, राइट? हमें पता है इनके क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या है, मालूम है क्या? क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है ए बी साइन थीटा। पहले हुआ मैग्नीट्यूड, अब क्या होगा? डायरेक्शन। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ये होता है, यहां तक ले रहे। बट आपको पता है कि दो वेक्टर आपस में कैसे है? पैरेलल। दिख रहे हैं ना आपको? अच्छा, पैरेलल का मतलब समझता है ना, जिनका डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ये रहेगा ए बार इज पैरेलल टू व्हाट? बी बार। एग्रीड? बट अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन सेम रहेगा, और डायरेक्शन सेम रहेगा तो उनके बीच का एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल वेक्टर में एंगल ही नहीं बनता। एंगल बनने के लिए वो नॉन पैरेलल होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? बट ऐसे रहेंगे तो डायरेक्शन सेम रहेगा, एंगल बनने वाला नहीं है, तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया। तो फिर अगर एंगल 0 हुआ तो ए बार क्रॉस बी बार, टेल मी, ए बी साइन 0 इंटू कितना आएगा? एन कैप। अब सोच के बताओ साइन 0 कितना होता है? 0। तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज व्हाट? 0। ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 और ये क्या हुआ? एन कैप। मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन कुछ तो रहेगी। बट आपको पता है ये एक 0 वेक्टर है। 0 वेक्टर को हम लोग प्यार से ऐसे लिखते हैं, 0 वेक्टर, 0 के ऊपर बार देते हैं, राइट? तो बोलो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आया? बोलो 0 वेक्टर आया। 0 वेक्टर आया मतलब उसकी वैल्यू भी कितनी रहेगी? बोलो 0। 0 रहेगी, 0, वैल्यू इज 0। नहीं समझा? बाउंसर गया। तो जब भी दो वेक्टर आपस में क्या रहेंगे? पैरेलल, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0 आएगा। बस इतना एंड रिजल्ट याद रखो। कुछ डाउट है यहाँ पे? अच्छा, इसमें मैं खुद से एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ठीक है? मैं इधर आंदो अभी यहाँ पे, इफ टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल, क्योंकि एंटी पैरेलल रहेंगे तो वो एक दूसरे के कैसे रहेंगे? बोलो ऑपोजिट। तो उस केस में एंगल बनेगा 180 डिग्री। कितना बनेगा? और आपको पता होगा साइन 0 0 है, तो साइन 180 इधर अगर 180 पुट किया तो वो भी कितना है? 0। कितना? क्यों? आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता होगा, ये 0 डिग्री है और इधर 180 डिग्री, याद है ना? तो अब मुझे बताओ साइन 0 0 होता है, इतना तो पता है। तो साइन 180 जो है, साइन 180, तो आपको डायलॉग तो याद होगा कि दो एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट, तो आंसर भी ऑपोजिट। तो 0 का ऑपोजिट -0 होता है, बट -0 कुछ होता ही नहीं, वो क्या होता है? 0 ही होता है। तो अगर मैंने इधर थीटा के जगह पे 180 पुट किया तब भी वो क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब दो वेक्टर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाला है? बोलो 0 ही आने वाला है। दिमाग में गया है क्या? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट डाउन करो, फिर मैं उसको तुम्हें इसके इंप्लीकेशन समझाता हूं कि इसके कारण क्या होने वाला है। व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ दिस रूल? समझ में आया? अब इसका इंप्लीकेशन देखो, है ना? इसका बड़ा इंप्लीकेशन है, कॉन्सेंट्रेट करना। मुझे ध्यान दो सब लोग। यहाँ पे जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं वो तुम्हारे क्वेश्चंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंट्रेंस के क्वेश्चन भी और टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स भी, ठीक है? मैं जो लिख रहा हूं उसके बारे में आंसर दो मुझे। देखो, मुझे बताओ पी बार क्रॉस पी बार कितना रहेगा, या ए बार क्रॉस ए बार कितना रहेगा, या बी बार क्रॉस बी बार कितना रहेगा? सोच के बताओ, सोच के, लिख के नहीं, सोच के बताओ। और अगर सोचोगे तो आंसर भी बताना मुझे, मतलब उसके पीछे का लॉजिक भी बताना, जो भी आंसर दोगे। हाँ, 1, शाबाश। और गलत है बट बताया सही ना, बोला वही बड़ी बात है। बोलो। और सही कैसे सही नहीं है, वो गलत है, मुझे पता है सही आंसर क्या है। 0 सही है। तू आई थी क्या? नहीं, 0 ही है। नहीं, एक्चुअली सही आंसर है, ठीक है? अरे भाई इतना लंबा चौड़ा लिख के रखा है। सिंपल सी है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर क्या होता है? 0 होता है, राइट? तो अब मुझे बताओ, ये पी बार है और ये भी क्या है? दोनों सेम वेक्टर है कि अलग अलग वेक्टर है? सेम है। तो वेक्टर सेम तो उनकी डायरेक्शन भी, और डायरेक्शन सेम मतलब वो पैरेलल हुए। अरे डायरेक्शन सेम तो क्या हुए?
और इतने बड़े बड़े वो ये ना राइटिंग्स में लिख के रखा है कि पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, तो इधर 0 आने वाला है। ठीक है, ये तो हुआ लॉजिकल, है ना, इसको बोलते हैं ब्रेन होना। और अगर मान लो लॉजिकल आंसर नहीं आता अपने को, तो थियोरेटिकल आंसर देखो। तो पी बार क्रॉस पी बार कैसे निकालेंगे, तो पहले का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड, फिर दोनों के बीच का एंगल, बट दोनों को तो सेम वेक्टर है, और अगर सेम वेक्टर है तो उनके बीच में कुछ एंगल ही नहीं बनेगा, क्योंकि उनका डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम, तो एंगल आएगा 0, और डायरेक्शन कुछ तो होगी, हमें नहीं पता, एन कैप लिख दिया, तो साइन 0 कितना होता है, 0, तो आंसर इज व्हाट, 0। तो ऐसे भी कर सकते हो, बट इतना लंबा चौड़ा क्यों करोगे, सिंपल है, दो वेक्टर सेम वेक्टर है, मतलब पैरेलल रहेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो ये भी क्या रहेगा बोलो, और ये भी क्या रहेगा, अभी भी नहीं समझा, तो तुमको एक और चांस देता हूं, सोच के बताओ, वन मोर चांस। बोलो, अबे इतना टाइम लगता है क्या बोलने के लिए, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, और के कैप क्रॉस के कैप, बोलो। ये भी एडिट करना पड़ेगा, आपको 0 आएगा बे गधो। हाँ क्या है मतलब, हाँ कल से ना तुम लोगों का थोड़ा फीस बढ़ाते हैं और तुम्हारे लिए कॉपी रखेंगे इधर, है ना, उसमें थोड़ा जादू टोना करेंगे और वो कॉपी देंगे तुमको, गधे लोग है। आए देखो, दोनों सेम है कि अलग अलग है, तो सेम है तो वो क्या हुए, पैरेलल, और बोल बोल के थक गया मैं कि पैरेलल वेक्टर आपस में उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0, तो ये क्या आएगा, 0 0 0, तुम्हारे ब्रेन जैसा। अरे बोलो ना, अभी भी नहीं समझा, सोच रहे हो क्या, अगर अगर करना है तो कैसे भी कर सकते, बोलो। पहले का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, इस आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, बट उनके बीच का एंगल क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग और ये भी एक्स एक्सिस के अलोंग, तो दोनों का डायरेक्शन सेम, तो एंगल कितना, 0, तो साइन 0 आएगा, और साइन 0 कितना होता है, 0। बट इतना लंबा चौड़ा क्यों समझ रहे हो, डायरेक्टली समझो ना, इधर देखो पी बार क्रॉस पी बार 0 आया, तो फिर आई कैप क्रॉस आई कैप भी क्या आने वाला है, 0, बिकॉज पैरेलल वेक्टर है। अरे आया ना, हाँ बोलते और घंटा समझ में नहीं आता तुम लोग। तो बोलो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0 वेक्टर। याद रखना ये चीज, कम से कम इसको याद रखना, ये मत भूलना, करो नोट डाउन। नो एक्सक्यूज, नहीं एक्सक्यूज ही नहीं, तो सोचा नहीं ना, मतलब इधर सोचना चाहिए था तुझे, पुराना सोच के क्या फायदा। अरे समझा कि नहीं समझा, चलो आगे। क्या हुआ ये, कौन सा प्रॉपर्टी हुआ ये, नंबर ऑफ थर्ड। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो क्या, ठीक है, तो लेट ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, मान लो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, जरा सोच के बताओ, तुम मत सोचो मैं बताता हूं। ए बार क्रॉस बी बार, राइट, क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहेगा, ए बार का पहले का मैग्नीट्यूड ए, दूसरे का मैग्नीट्यूड बी, फिर साइन, और परपेंडिकुलर है ना दोनों आपस में, तो परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री, और आपको क्रॉस प्रोडक्ट है तो यूनिट वेक्टर तो रहेगा, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो ए बी 1 इंटू एन कैप, तो इधर आएगा ए बी इंटू एन कैप, तो ये हुआ ए बार क्रॉस बी बार का आंसर आया ए बी एन कैप, राइट। तुम मुझे बोलोगे इसमें स्पेशल क्या है, मैं बोलूंगा कुछ नहीं स्पेशल, राइट, बट मुझे तुम्हें कुछ और पढ़ाना है, उसके लिए ये डिस्कस करना पड़ा, ठीक है। मुझे पढ़ाना क्या है समझाता हूं, मुझे पढ़ाना है आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, जे कैप क्रॉस आई कैप, सॉरी जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, और के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा, ठीक है। सोच के बताओ, मुझे पता है गलत बताने वाले हो, ठीक है, बट फिर भी बोल लो। आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, जे कैप क्रॉस के कैप कितना होगा, और के कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा,
वापस आई कैप लिखो, वापस जे कैप लिखो, है ना। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जब लेते हैं तो सामने उनके क्या लेते हैं, वेक्टर से क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो वो कौन सोचेगा, हाँ 1 होगा। शाबाश, गलत है, हाँ ओके गलत है। आई कैप जे कैप जो भी बोलेगा ना, तो वो मुझे अगर अंधेरे में अलग से मिलेगा ना, तो लीगली तो मार नहीं सकता हूँ, वैसा तो धोऊंगा मैं, ठीक है। अरे मैं बोल रहा हूं बार बार कि मैग्नीट्यूड लेगा ना सामने, पहले मैग्नीट्यूड लेगा, हाँ क्या, जीरो, जीरो तो नहीं आएगा। कैसे आएगा, जीरो कब आता है, जब वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो। ये पैरेलल ही नहीं है, बताओ कैसे। आई कैप किसके अलोंग होता है, इधर रहने दो सब लोग, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मुझे बताओ आई कैप किसके अलोंग होता है, आई कैप होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप होता है वाई एक्सिस के अलोंग, और के कैप होता है जेड एक्सिस के अलोंग। इधर ध्यान दो सब लोग, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो के कैप होता है किसके अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। तुम्हें समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, अब अगर तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है, ऑफकोर्स मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो बोलो अब मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेने का है, सोचो। हाँ बोल, हाँ रॉन्ग है। चल इधर इधर देख के सोच, उधर छोड़, देख टेक्स्ट बुक में देखेगा तो फायदा नहीं, अभी देखा। हाँ मत देखना, नहीं तो फिर मैं भी देखूंगा, फिर चलेगा। हाँ देख आई कैप इधर दे, देखो आपको इतना तो पता है ना कि ये देखो ये फॉर्मूला को फॉलो करो, ये फॉर्मूला को फॉलो करो। ए बार क्रॉस बी बार क्या होता है आपको पता है ना। तो चल शुरू हो जाते हैं। तो मुझे कौन चाहिए, आई कैप क्रॉस जे कैप। तो ए बार का काम आई कैप कर रहा है, बी बार का काम जे कैप कर रहा है। तो बोलो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, अरे यूनिट वेक्टर है भाई वो, तो उसका मैग्नीट्यूड, हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं ना सामने, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा 1, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। अब आगे कौन आएगा, साइन, और साइन और इन दोनों के बीच का एंगल। बट आई कैप मतलब एक्स एक्सिस और जे कैप मतलब वाई एक्सिस, एक्स कैप और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो इधर कितना डिग्री आएगा 90। और आता है इंपॉर्टेंट पार्ट अभी। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन मतलब एग्रीड। आप सबको पता है कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर है, और वो जो नया वेक्टर रहेगा वो इन दोनों की प्लेन को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। तो मुझे ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो आई कैप और जे कैप को क्या हो, परपेंडिकुलर, या आई कैप और जे कैप के प्लेन को कैसा हो, परपेंडिकुलर। तो सोच के बताओ आई कैप और जे कैप की प्लेन को कौन परपेंडिकुलर होता है, के कैप। तो इधर आंसर आने वाला है के कैप। आंसर मतलब इधर के कैप लिखेंगे। अब दोबारा सुनो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इधर एन कैप क्यों नहीं लिखा, के कैप क्यों लिखा, मेरा मतलब ऐसा मेरे को मजा आया इसलिए लिखा क्या, वापस बोलो। इधर क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है, वो यूनिट वेक्टर इन दोनों की प्लेन को कैसा होता है। तो जब मैं इधर एन कैप लिखता हूं तो मैं एन कैप भी क्या लिखता हूं, या इनफैक्ट आप इधर आ जाओ, ये देखो ये डायग्राम देखो, ठीक है। देखो एन कैप क्या था, एन कैप एक यूनिट वेक्टर था, तो एन कैप इस प्लेन को कैसा था बोलो, परपेंडिकुलर था, राइट। सो देयरफॉर आपको क्या चाहिए यहां पे, देखो पहले का मैग्नीट्यूड लिया, दूसरे का मैग्नीट्यूड लिया, साइन लिया, दोनों के बीच का एंगल लिया। अब मुझे इधर यूनिट वेक्टर लिखना है, राइट। तो मैं एन कैप लिख सकता हूं अगर मुझे वो यूनिट वेक्टर पता नहीं तो, बट इस बार मुझे पता है। कैसे पता है, ये कौन है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, ये कौन है मतलब, तो अगर आपको पता है कि अगर ये एक्स है और ये वाई, तो एक्स और वाई को परपेंडिकुलर कौन होता है, जेड। तो अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है, तो ये कौन रहेगा, के कैप। तो आई कैप और जे कैप की प्लेन को परपेंडिकुलर कौन है, के कैप। तो मुझे इधर क्या लिखना चाहिए, के कैप। तो ये 1 ये 1 और साइन 90 कितना 1, सब कुछ ही 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, और ये क्या के कैप। तो आंसर कितना आया, के कैप। अरे अभी भी नहीं समझा। सो व्हाट इज आई कैप क्रॉस जे कैप। तो फिर अभी थोड़ा दिमाग लगा के बोलो, व्हाट इज जे कैप क्रॉस के कैप, ऑफ कोर्स, राइट। व्हाट इज के कैप क्रॉस आई कैप, नहीं समझा, क्योंकि जे और के मतलब ये वाई एक्सिस है और ये
जेड एक्सिस है, तो वाई और जेड को परपेंडिकुलर कौन होता है? एक्स। और एक्स ये कौन है? जेड है, और ये एक्स है, तो जेड और एक्स को कौन परपेंडिकुलर रहेगा? वाई। तुम देख रहे हो इधर, इधर देखो, एक्स वाई जेड, तो एक्स और वाई को परपेंडिकुलर जेड, वाई और जेड को परपेंडिकुलर एक्स, और एक्स और जेड इस प्लेन को परपेंडिकुलर वाई। गॉट इट? तो आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, और के क्रॉस आई जे कैप। अब सोचो मैं जो बोल रहा हूं, आगे बोलो गधो। मुझे बताओ आई कैप, इधर आंदो, इधर आंदो, जे कैप क्रॉस आई कैप कितना होगा? के कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा? और आई कैप क्रॉस के कैप कितना होगा? माइनस के कैप। ओके, एक आंसर आया। और गलत है कि सही बाद में बोलूंगा। बाकी लोग पूरा चैट जीपीटी के उतना सोच रहे हैं, और इतना सोचने के बाद माइनस अबे मेरे को मत देखो रे, इधर देखो यार। क्या है आंसर? बोलना क्या? वही है ये आई कैप क्रॉस, मैंने ये पूछा जे कैप क्रॉस आई कैप। अच्छा तू क्या बोल रही है? हाँ नहीं, हाँ ये बोलो क्या है? कोई भी एक बोलो, ये बोल देगी तो भी चलेगा। ओके, फिर ये क्यों नहीं? ये भी तो मैं, अच्छा उसने बोला। ओके, बाकी लोगों के लिए चाइनीज में चल रहा है क्या? ये लैंग्वेज कौन सा बोले समझ में नहीं। अब बोल इसका ना अलग से पैसा लगेगा। आई कैप, जिसके ऊपर कैप होता है वो एक यूनिट वेक्टर होता है। जिसके ऊपर क्या होता है? कैप, वो क्या होता है? और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिक्स है, कितना? 1। समझा? इसके ऊपर कैप है क्या? नहीं, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं, वो निकालना पड़ेगा। और यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑलवेज फिक्स टू 1। ठीक है, अब समझा? अच्छा बोलो, तुमने जो बताया वो आंसर सही है। जे कैप क्रॉस के आई कैप जो है वो इसका उल्टा है, तो अगर ये आई कैप आया तो ये क्या है? सॉरी, ये के कैप आया तो ये क्या आएगा? माइनस के कैप। अरे ए बार क्रॉस बी बार सी बार आया था, याद है? तो बी बार क्रॉस ए बार मैंने क्या लिया था? माइनस सी बार। तो वही लॉजिक लगाओ ना कि जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप है, तो के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा? माइनस जे कैप। अरे है या नहीं? अरे बोलो। अब रुको, अब बताओ आई कैप क्रॉस के कैप कितना रहेगा? माइनस की प्लस? पता है क्योंकि हमने लिखा है, तो क्या है? हाँ, तो कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो तुम्हारे जैसे गधे लोगों के लिए मैं एक आइडिया देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि तुमको पहली चीज तो आएगा नहीं, और आएगा तो कंफ्यूज होंगे। तो इधर आन दो, मुझे बताओ, ये एक्स एक्सिस है, मतलब आई कैप। इधर आन दो भाई, इधर आन दो, बार बार समझाऊंगा नहीं। ये वाई एक्सिस है, तो ये कौन है बोलो? जे कैप। और ये जेड एक्सिस है, मतलब कौन? के कैप। मैं जो अभी बताने जा रहा हूं वो पिछले आंसर जो आए हैं ना उसके बाद बोल रहा हूं। हाँ, मतलब क्यों मत पूछना मुझे, मैं तुम्हें याद रखने का तरीका दे रहा हूं, ठीक है? पीछे वाला देख के। तो अगर तुम पीछे देखोगे तो आई कैप क्रॉस जे कैप आपको के कैप आया हुआ है, जे कैप क्रॉस के कैप देखोगे तो आपको आई कैप आया हुआ है, और के कैप क्रॉस आई कैप देखोगे तो आपको जे कैप आया हुआ है। पीछे जाके चेक कर लेना, ठीक है? हमने सॉल्व किया था ये प्रॉपरली, तो मैं उसको डायग्राम में दिखा रहा हूं। देखो देखो सब लोग, तो आई कैप क्रॉस जे कैप कौन आया है? के कैप। जे कैप क्रॉस के कैप कौन आया है? आई कैप। और के कैप क्रॉस आई कैप कौन आया है? के कैप क्रॉस आई कैप। बचा कौन? जे कैप, राइट? तो देखो, आई जे पॉजिटिव के, जे के पॉजिटिव आई, के आई पॉजिटिव जे। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो ऑर्डर है ये कैसा है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? अभी ये भी नहीं समझता, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर पॉजिटिव,
एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर। और अगर मैं इनको उल्टा करूं, जे कैप क्रॉस आई कैप करूं, के कैप क्रॉस जे कैप करूं और आई कैप क्रॉस जे कैप करूं, तो आपको पता है ये माइनस आने वाला है, ये माइनस आई कैप आने वाला है और ये माइनस के कैप आने वाला है। जरा उसको भी देख लो एक बार। तो बोलो क्या है, जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई मतलब ऐसा, आई क्रॉस के मतलब ऐसा और के क्रॉस जे मतलब ऐसा। तो जब जब क्लॉकवाइज में मल्टीप्लीकेशन हुआ है, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई कहां है, ये देखो क्या आया है, माइनस। तो क्लॉकवाइज में निगेटिव आया है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव आया है, राइट। तो याद रखो अभी। तो तुम बोलोगे अभी हम लोग ये भूल गए, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज निगेटिव, तो फिर उसके लिए भी एक याद दिला रहा हूं। तुमने एंगल का टाइप्स ऑफ एंगल सीखे थे, तो आपको याद है क्या, जब भी एंटी क्लॉकवाइज होता था हम लोग एंगल को क्या लेते थे, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज में क्या लेते थे, तो बस वही चिपका दो ना, क्लॉकवाइज है तो निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, राइट। तो अभी दोबारा से इधर आन दो। अगर तुम्हें टीचर्स पूछे या एग्जाम में आया कि बताओ जे कैप क्रॉस आई कैप क्या रहेगा, है ना। अगर आपको ओरली करने आता है तो बेस्ट, नहीं आता है तो आप ऐसे डायग्राम बना लो, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। हमें पता है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो पहला एंटी क्लॉकवाइज वाला बना लो, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। तो आप चेक करो ये जे कैप क्रॉस आई कैप क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो बोलो क्या लिखा है उन्होंने, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो जे टू आई मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या है, नेगेटिव। आपने ये पॉजिटिव वाला है ना, तो ये उसके उल्टा हुआ ना, तो ये क्या आएगा बोलो, माइनस के क्या, माइनस, नहीं समझा। अब कोई भी एक पूछो मुझे, मान लो सपोज के आई कैप क्रॉस के कैप पूछ लो तुम्हें, तो हमें पता है आई और के को छोड़ के कौन बचा, जे कैप, आंसर जे कैप आएगा, बट पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिसाइड करते हैं। तो बोलो क्या लिखा है इधर, आई टू के लिखा हुआ है, तो आई टू के मतलब ऐसा, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्या है ये, तो ये माइनस जे कैप आने वाला है। अरे अभी भी नहीं समझा, अरे क्लियर है कि नहीं है, बाउंसर है क्या, ओके। सो अब मुझे बताओ क्या समझा हमने। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे समझा आई कैप क्रॉस आई कैप, सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो जीरो आने वाला है, सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो, और आई कैप और जे कैप में क्या होता है वो मैंने यहाँ पे तुम्हें समझा दिया। आई कैप क्रॉस जे कैप का आंसर के कैप, इन दोनों को छोड़ के जो बचा हो, इन दोनों को छोड़ के कौन बचा, आई कैप, इन दोनों को छोड़ के कौन बचा, जे कैप, वो आपका आंसर आएगा। बस आपको डिसाइड करना है पॉजिटिव की, उसके लिए भी लॉजिक दिया, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। अब और क्या करूं तुम्हें, अभी समझे कि नहीं समझा, बाउंसर है, ओके। चलो आगे सुनो। अभी अब आ रहे हैं हम लोग मेन पार्ट पे। तो सपोज मेरे पास एक वेक्टर है a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। दूसरा वेक्टर है b1 आई कैप, देखते जाओ इधर, b2 जे कैप और b3 के कैप, ऐसे दो वेक्टर है मेरे पास, ठीक है। और मुझे चाहिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट, क्या चाहिए बोलो, तो तरीका क्या है, सब लोग इधर आन दो। क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका है कि पहले a का मैग्नीट्यूड लिखो, फिर b का मैग्नीट्यूड लिखो, फिर साइन लिखो, फिर दोनों के बीच का एंगल लिखो, और फिर यूनिट वेक्टर भी लिखो। क्या लिखो, यूनिट वेक्टर, ऐसा यूनिट वेक्टर जो इन दोनों की प्लेन को कैसा रहे, परपेंडिकुलर, बराबर। तो एक बात बताओ, अगर इस फॉर्मूला से मैं करने जाऊं सॉल्व, तो ये कभी नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि मुझे गिवन क्या है, खाली a बार, और क्या गिवन है, ना मुझे दोनों के बीच का एंगल गिवन है, ना उन दोनों की प्लेन को परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है वो भी गिवन नहीं है, बराबर। तो अब कॉन्सेंट्रेट करना, मैं क्या बोल रहा हूं, तो इस फॉर्मूला से तो ये क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे, तो मैं बोलूंगा तुम सोचो भाई ये है क्या, ये तुम बोलोगे सर क्रॉस प्रोडक्ट है, अरे बट क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, क्या है, तो कर दो मल्टीप्लाई, मैं नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है ये। तो ए बार के जगह पे ए बार लिखो, क्या कौन है ए बार बोलो, a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, लिख दिया। उसके बाद क्रॉस कौन है इधर, b बार, व्हाट इज b बार, b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप, लिख दिया। a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप, क्रॉस b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। तो दो वेक्टर है और दो वेक्टर का क्या है बोलो यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन।
तो करो मल्टीप्लाई उनको, क्योंकि फॉर्मूला से तो उनका होने नहीं वाला है, आंसर नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमें पता है कि ये देखो प्लस के बीच में इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो A1 I कैप तीनों से क्या होने वाला है? मल्टीप्लाई। शाबाश। फिर A2 J कैप भी तीनों से मल्टीप्लाई, और A3 K कैप भी तीनों से मल्टीप्लाई। एग्रीड? तो चलो शुरू हो जाते हैं, ध्यान देके करना। बट तो A1 I कैप सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा? B1 I कैप से। तो A1 और B1 नंबर है, और I कैप और I कैप वेक्टर है, तो पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो बोलो कौन है ये A1, कौन है ये B1? तो इधर लिखेंगे A1 B1, और ब्रैकेट में लिखेंगे ये कौन है? I कैप, और मल्टीप्लीकेशन कौन सा है? क्रॉस, और ये भी I कैप। रहा ना? अब बोलो अगला, बोलो तुम बोलो मैं लिखूंगा। बोलो ये कौन है? A1, ये कौन है? B2। तो A1 B2 I कैप क्रॉस J कैप। अरे बोलो, चुप मत बैठो, फटाफट बोलो। फिर अगला कौन है? A1 किससे मल्टीप्लाई होगा? B3 से। तो A1 B3, ये कौन है? और ये K कैप, I कैप क्रॉस K कैप। हो गया। A1 I कैप को चांस मिल गया मल्टीप्लाई करने का। अब चांस किसको बोलो? A2 J कैप को। तो चलो A2 J कैप को मल्टीप्लाई करो। तो A2 और ये B1, तो A2 B1, तो ये कौन है भाई? इधर J कैप, और क्रॉस इधर कौन है? I कैप। प्लस अभी A2 किससे मल्टीप्लाई होगा? B2 से। तो A2 B2 कौन है? ये J कैप, ये J कैप। ओके, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे A2 J कैप तीनों से मल्टीप्लाई होगा, आपने अभी दोनों से किया है, अभी तीसरा बाकी है। अभी ये A2 इस B3 से मल्टीप्लाई होगा। तो A2 B3, बोलो कौन है वो? J कैप, और ये K कैप। अब आखिर में लास्ट किसको बोलो? अभी A3 K कैप तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो बोलो A3 और ये B1, A3 B1, इधर कौन है? K कैप, और इधर I कैप, K कैप क्रॉस I कैप। प्लस A3 और ये B2, A3 B2, कौन है वो? K कैप और ये J कैप। और फाइनल टू फाइनल अभी लास्ट है, कौन है? ये A3 और ये B3, A3 B3, और ये कौन है बोलो? K कैप, और ये भी K कैप। तो K कैप क्रॉस K कैप। हो गया। इस तरीके से हर एक ने तीनों को मल्टीप्लाई किया है। तो A1 I कैप ने तीनों से मल्टीप्लाई किया, A2 J कैप ने तीनों को मल्टीप्लाई किया, और A3 K कैप ने तीनों से मल्टीप्लाई किया। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन या डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट? तो अब मुझे बताओ, आगे सुनना, अब सोच के बताओ इसका आंसर क्या है? सोच के बताओ इसका आंसर क्या है, और सोच के बताओ इसका आंसर क्या है। पक्का? क्योंकि सेम प्रोडक्ट का, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब पैरेलल रहेंगे, और पैरेलल का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, और ये भी हो गया 0। तो उनको लिखने की जरूरत, क्योंकि 0 किसी को ऐड होता है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, जान दो। फिर तो अब मुझे बताओ, आगे बोलो कौन आया? ये A2 B2, ये A2 B2। अब इसका आंसर बताओ। I कैप क्रॉस J कैप है, बोलो क्या आंसर रहेगा? हाँ, K कैप, ऑफकोर्स, राइट? I और J को छोड़ के बचता कौन है? K कैप। बट पॉजिटिव की निगेटिव? हाँ, क्योंकि ये ऐसा आएगा ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये K कैप आएगा। प्लस बोलो A1 B3, जल्दी बोलो A1 B3, I कैप क्रॉस K कैप। देखो कंफ्यूजन हो रहा है ना ऐसा ड्रॉ करने का, यार कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बोलो ये कौन है? J कैप, ये कौन है? I कैप, और ये कौन है? K कैप। और बस ऐसा पॉजिटिव होता है, इससे उल्टा आया तो क्या लेने का? नेगेटिव। और ड्रॉ करते बैठने की जरूरत नहीं है, उधर से देखने का। तो क्या मैंने किसके बारे में पूछा? I कैप क्रॉस K कैप, तो I K पूछा, तो इससे उल्टा आ रहा है तो नेगेटिव रहेगा ना। तो बोलो माइनस J कैप। प्लस बोलो आगे A2 B1, अरे बोलो ना आंसर, किसना आंसर लिखो इसका? J कैप क्रॉस I कैप। इसको क्या आएगा आंसर? K कैप आएगा, बट पॉजिटिव की निगेटिव? J2K, सॉरी J2I, तो इसका उल्टा आएगा, तो फिर निगेटिव आएगा। बोलो आगे, ये तो 0 हो गया, छोड़ दो उसको। A2 B3, बोलो J क्रॉस K, I कैप आने वाला है, पॉजिटिव की निगेटिव? हाँ, तो इन दोनों को छोड़ के I कैप है ना, तो पॉजिटिव आएगा। अच्छा आगे बोलो A3 B1, बोलो K कैप क्रॉस I कैप, क्या आएगा? J कैप आएगा ना, बट पॉजिटिव की निगेटिव? K क्रॉस I, तो K2I, तो ये पॉजिटिव है।
हाँ बोलो A3B2, जल्दी बोलो। पॉजिटिव की नेगेटिव? K2J है ना, तो K2J मतलब इससे उल्टा है। मैंने पॉजिटिव वाला ड्रॉ करके रखा है ना यार। K2J कैप इससे उल्टा है तो क्या आएगा? नेगेटिव I कैप। और ये तो क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। यहां तक क्लियर है? अब जो मैं बोल रहा हूं सोच के बताओ यार, प्लीज इधर आने दो 2 मिनट के लिए। अब मुझे बताओ, इधर 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 सब लोग सब लोग सब लोग बताओ, इसमें कौन है? आई कैप। और इसमें भी कौन है? तो हाँ आई कैप है बट माइनस है। क्या दोनों में से आई कैप कॉमन निकलेगा क्या? क्योंकि दोनों में आई कैप है। तो फिर इधर कौन बचेगा बोलो? A2B3। A2B3। इधर कौन है बोलो? प्लस। प्लस है ना, प्लस। अच्छा ये प्लस और ये माइनस क्या होगा रे? प्लस और माइनस माइनस। और ये कौन? A3B2। A3B2। और दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा? आई कैप। अब बोलना मत माइनस का क्या हुआ सर। अरे माइनस और प्लस क्या हुआ? माइनस। और दोनों में जो आई कैप था वो बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब आगे बोलो जरा। बोलो इधर कौन? इधर A1B3 जे कैप। अच्छा इधर कौन है? इधर देखो, ये ग्रीन कलर में देखो, इन दोनों में कौन है? जे कैप। इसमें भी जे कैप है, इसमें भी। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? जे कैप। तो लिखो जल्दी से, कौन है बोलो? A3B1। अच्छा इधर कौन है बोलो? A1B3। बट ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है, तो प्लस माइनस क्या आएगा? माइनस। A1B3 जे कैप। राइट। और एक और चीज, ये जो कॉमन निकाल रहा हूं मैं, ये समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम बस देखते जाओ, आखिर में तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। और फाइनल टू फाइनल कौन है बोलो? ये। इसके साथ कौन है बोलो? के कैप। और इधर कौन है? के कैप माइनस के कैप। तो दोनों में से के कैप कॉमन निकलेगा, तो लिख दो। बोलो जल्दी से बोलो, कौन है? इधर A2B2 लिख दिया, A2B2। अब इधर कौन है? A2B1। बट ये माइनस और ये प्लस माइनस, तो माइनस A2B1। और दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बोलो? के कैप। कौन है ये? A1 है। नहीं A1 थोड़ी ना, ये तो जीरो हो गया ना। अच्छा इधर इधर, हाँ A1B2। एग्रीड एग्रीड, A1B2। अरे यहां तक समझा क्या? ओके। अब मुझे बताओ, अगर इधर अंदर जो आया, ये क्या आया बोलो? A बार क्रॉस B बार। राइट। अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये एज अ फॉर्मूला तुमको इसको याद रखना है, तो क्या इसको याद रखना इजी कि डिफिकल्ट है? इजी है ना? कल याद करके लाना। कल कल बोला मैंने। ठीक है। सो नहीं, हाँ तुझे, क्योंकि तूने बोला इजी है। राइट। तो बात ऐसी है, मैडम तू फोन तो नहीं यूज कर रही ना? नहीं तो फिर हाथ क्यों नीचे आ रहा है? हाँ ठीक है, तो इधर आंदे, मेरे को शक आता है ऐसा। हाँ इधर आंदो, मैं क्या बोल रहा हूँ। सो वैसे भी नंबर ऑफ फोन और नंबर ऑफ स्टूडेंट मैच नहीं कर रहे हैं। 1000 रुपए कमाने का मौका है आज। ठीक है। सो इधर आंदो, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये याद रखना बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है। सो उसके लिए मैं तुम्हें एक शॉर्टकट देता हूं। शॉर्टकट है डिटर्मिनेंट। शॉर्टकट क्या है? तो अगर मैं तुमको एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करने बोलूं, सपोज ए बार कौन है बोलो? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। आपको एग्जाम में ऐसा एक वेक्टर दे दिया और दूसरा वेक्टर दे दिया A2 आई कैप, सॉरी B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। ऐसे दो वेक्टर दे दिए और आपको बोला A बार क्रॉस B बार निकालो। A बार क्रॉस, पहला तरीका है कि यहां से A1 A2 A3 लो और B1 B2 B3 लो और ये सब उठा के इधर पुटअप कर दो। A1 A2 B1 B2 ये जितने भी आए वो इधर पुटअप करो और आंसर निकालो। ये हुआ पहला तरीका। राइट। दूसरा तरीका ऐसे करो, मल्टीप्लाई वगैरह। अब हर बार मल्टीप्लाई करते बैठोगे तो हर बार इतना ही टाइम जाएगा। राइट। 15 मिनट 10 मिनट चले जाएंगे। अरे आए नहीं। और उसके बाद तुम्हें पता है तुम्हारे कैलकुलेशन का, उसके बाद आंसर सही भी आएगा इसका गारंटी भी नहीं। राइट। सो दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो वेक्टर है ना, इन दोनों वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं। ये एक डिटर्मिनेंट, इधर लिखा है आई कैप, इधर लिखा है जे कैप, इधर लिखा है के कैप। कंपलसरी आई कैप जे कैप के कैप। और पहला वेक्टर कौन? इधर ए बार कौन है? तो ए बार के कोएफिशिएंट लिखो यहां पे। कौन है ए बार के कोएफिशिएंट? A1 A2 A3, A1 A2 A3। दूसरा वेक्टर कौन है इधर? बी बार, तो उसके कोएफिशिएंट लिखो बस। बोलो कौन है वो?
B1, B2 और B3। यहां तक समझा? अब आप लोग इसको सॉल्व करो, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके वही आंसर आएगा जो आंसर आपको यहां से आया था, जो आंसर यहां से आया था। क्लियर है क्या? अब तुम में से कोई बोलेगा सर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, बट मेन पार्ट तो वो है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो तरीका मैं बताने जा रहा हूं आपको, राइट? बट एक बात बताओ, वो छोड़ो, अभी फिलहाल एज्यूम कर लो कि तुम्हें इसको सॉल्व करना आता है। अरे आया नहीं? तो फिर मुझे बताओ ये याद रखना इजी है कि नहीं है? कि वो वाला फॉर्मूला याद रखना इजी है, राइट? तो अब मैं तुम्हें बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना? तो सब लोग इधर ध्यान देंगे। तो सपोज ए बार है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, बी बार है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ए बार लिख दिया, बी बार लिख दिया। अच्छा, अब लिखो ए बार क्रॉस बी बार, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना। फॉर्मूला मैंने क्या बोला कंपलसरी, आई कैप जे कैप के कैप। ये आपके हीरो है, वो हमेशा पहले रो में आने चाहिए। क्लियर है क्या? तो पहला वेक्टर कौन है इधर, तो उठाओ उसके कोएफिशिएंट, कौन है वो 3 2 5, 3 2 5। फिर कौन है इधर 2 5 6, 2 5 6। समझ में आया? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दो। सॉल्व करने के पहले याद रखना कि इसको हमेशा साइन पॉजिटिव, इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव, अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस, फिक्स है ये मेथड, है ये मेथड, है ना? मेथड को जैसा बताया जाता है वैसे करना चाहिए। अब बताओ सबसे पहले कौन है इधर, आई कैप, लिख दो उसको, लिख दिया। अब कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूं। अब जो आपने इधर लिखा आई कैप लिखा ना, अब आई कैप का रो छोड़ो, आई कैप का कॉलम छोड़ो, उसका रो छोड़ो, उसका कॉलम छोड़ो, क्या बचा बोलो, 2 5 5 6। ये एक डिटरमिनेंट आया, देखो ना, 2 5 5 6 11, सॉरी 10th में था ना क्रैमर रूल, तो बस इसको क्रैमर रूल जैसा सॉल्व करो अभी। तो बोलो क्रैमर रूल जैसा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 into 6। हमेशा पहले इनको, नहीं तो मैं भूल गई, मैं इसको पहले किया, ये सब नहीं चलता है। तो बोलो 2 into 6 कितना हुआ, 12। कंपलसरी माइनस, कंपलसरी माइनस होता है, अबे 10th पास हुए कि नहीं। सो 5 into 5 कितना हुआ, 25। क्लियर है क्या? यहां तक समझा? चलो आई कैप लिखा, आई कैप का रो छोड़ा, आई कैप का कॉलम छोड़ा, जो डिटरमिनेंट बचा उसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया बोलो, 2 6 12 और 5 5 25, बीच में कंपलसरी माइनस। ओके, अब आगे दूसरा हीरो कौन है बोलो, जे कैप, बट उसको क्या लेने का है, माइनस, फिक्स होता है ये। अब उसका रो छोड़ने का, किसका रो छोड़ने का, जिसको लिखा, अभी किसको लिखा आपने, जे कैप को, तो जे कैप का रो छोड़ो, जे कैप का कॉलम छोड़ो, उसका रो छोड़ो, उसका कॉलम, रो मतलब हॉरिजॉन्टल, कॉलम मतलब वर्टिकल, पता चला वो भी नहीं पता। तो रो छोड़ा और कॉलम छोड़ा, तो बचा कौन बोलो, 3 5 2 6। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, 3 5 2 6, तो 3 6 18, कंपलसरी माइनस माइनस, और 2 into 5 10। नहीं समझा? अब कहानी में आएगा तीसरा हीरो, कौन है वो, के कैप, बट प्लस, तो प्लस के कैप, राइट? अब उसका रो छोड़ेंगे और उसका कॉलम छोड़ेंगे, उसका रो, उसका क्या बचा बोल, 3 2 2 5, तो बोल 3 into 5 15, कंपलसरी माइनस, 2 into 2 4। तो बताओ 12 minus 25 कितना होता है, -13, एग्रीड, -13। 18 minus 10 8, शाबाश। अच्छा, ये 15 minus 4 11, बराबर है। अब बताओ -13 into आई कैप कितना हुआ, 8 into जे कैप 8 जेड, और 11 के कैप। अरे आया ना? तो ये किसका आंसर आया, ए बार क्रॉस। अब एक बताओ, जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये एक वेक्टर ही आया कि स्केलर आया, वेक्टर, आईजे के फॉर्म में, मतलब ये क्या है, और आपको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर क्या आता है, वेक्टर ही आता है। अभी भी नहीं समझा? और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, क्या चाहिए, तो चलो मैग्नीट्यूड बताओ कैसे निकालेंगे, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट, और जो आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, और के कैप के साथ जो है उसका। तो बोलो आई कैप के साथ कौन है बोलो, -13, -13 का स्क्वायर 169, -8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, और ये ऐड करो, ये इधर जाएगा 170 + 2 190,
और 290 और ये 60 कितना 254 आ जाएगा 354 आई गेस हाँ 354 अरे आया नहीं तो इस तरीके से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आया और उनके क्रॉस प्रोडक्ट का क्या आया चलो तुम लोग सॉल्व करो